Hello everyone, this is Satyam Upadhyay and I welcome to all of you on my YouTube channel दुर्गम विज्ञान संस्थान। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था और आज हम प्रॉब्लम नंबर 21 से 30 तक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखेंगे। ये पेपर जो हम डिस्कस कर रहे थे वो पीजीटी 2019 का पेपर था। ओके, तो आइए देखते हैं 21 प्रॉब्लम क्या कह रहा है। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही साथ पीजीटी 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन भी मैंने डिस्कस कर रखा है, वो वीडियो भी वहां से देख लीजिएगा। ओके, तो ए रिंग ऑफ radius r is uniformly charged with q. What is the electric potential V at the point on the axis at a distance x from the center? ओके, तो इन्होंने पूछा है कि एक रिंग है जिसका रेडियस r दे रखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है और चार्ज पे बता रखा है q। अब इन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है हमें इस रिंग के सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है और एट डिस्टेंस x। ओके, डिस्टेंस भी x से, x जो है डिस्टेंस वो सेंटर से मेजर करना है। ओके, तो इसके ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। हम सभी ने बहुत अच्छे से इसका फील्ड का कैलकुलेशन किया हुआ है। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है। ये मैंने इसका जो फिगर है वो ड्रॉ कर रखा है। एक रिंग मैंने कंसीडर कर ली और इस पे चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज Q हमने ले लिया और इसका रेडियस कैपिटल R दे रखा था। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P एज्यूम किया जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला जानते हैं। हमने अपने 12th क्लासेस में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग एट एन एक्सिस और एट ए डिस्टेंस x इतना होता है। ओके, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसका वेरिएशन कैसा रहता है डिस्टेंस के साथ। जैसे जैसे हम इसके सेंटर से इसकी एक्सिस पे डिस्टेंस के साथ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा और इंक्रीज होते होते हम देखेंगे कि एट ए डिस्टेंस x इक्वल टू आर अपॉन √2 इतनी डिस्टेंस पे फील्ड मैक्सिमम हो जाता है। ओके, तो मैक्सिमम हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि फिर घटने लगता है, जब डिक्रीज होगा और डिक्रीज होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये इसका ग्राफ भी मैंने बता रखा है और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एट व्हाट डिस्टेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम फॉर ए रिंग। ओके, तो ये वो पॉइंट होता है और ये वो डिस्टेंस होती है। ओके, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन था इस प्रॉब्लम का। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन सीखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करना है और इसके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। इट इज इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्टली हमने पढ़ा हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पे अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान से देखिए, हमने इंटीग्रेशन किया, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये इसका रीजन ये है कि हम ये पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं। तो जब हम देखेंगे कि फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा तो उसको 0 अज्यूम करेंगे तो इनिशियल वाला हमारा निगेटिव में बचेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ प्लस आ गया। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट किया। अब हम यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा और हम यहाँ पे मानेंगे कि x इक्वल टू आर टेन थीटा। तो हम यहाँ से dx फाइंड आउट करेंगे तो dx आएगा हमारा आर सेक स्क्वायर थीटा टी थीटा। ओके, तो ये हमारा ये मिल गया। अब dx यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पे एंड x हमने जो लिया है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे और इन सारी चीजों को हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा और ये डायरेक्टली हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है, उसका पावर 3/2 है। ओके, तो 3/2 है तो एक स्क्वायर रूट है और एक स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, केवल क्यूब बचेगा। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा जो भी एक्सप्रेशन था वो रिड्यूस होके ये बन जाएगा v इज इक्वल्स टू प्लस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R एंड लिमिट्स हो जाएंगी x टू इंफिनिटी। ओके, एंड साइन थीटा डी थीटा। अब हम साइन थीटा का हमने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, माइनस कॉस थीटा होता है। हमने सेम मेथड अप्लाई किया और माइनस कॉस थीटा लिखा और साथ ही साथ हमने देखा
कि हमने एज्यूम किया था x इज इक्वल टू r tan थीटा। तो हमने इसका एक ग्राफ बनाया और सीधे सीधे हमने देखा कि यहाँ से cos थीटा क्या हो जाएगा। तो cos थीटा इज व्हाट, cos थीटा इज व्हाट इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा और हमें ये मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे cos थीटा की जगह ये पुट कर देंगे। इसके बाद हम लोग लिमिट्स को पुट करेंगे। लिमिट्स पुट करते ही जब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट पे क्या होगा कि इसके डिनोमिनेटर में x है और इंफिनिटी है। तो अगर डिनोमिनेटर में हम इंफिनिटी पुट करते हैं तो ओवरऑल टर्म हमारा 0 हो जाता है। ओके, अगर हम न्यूमरेटर में पुट करेंगे इंफिनिटी तो इंफिनिटी ही आएगा। अब हम देखेंगे x पुट करेंगे तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमें फाइनली एट पॉइंट P पोटेंशियल मिल जाएगा और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारा जो आंसर दे रखा था वो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो हो गई कैलकुलेशंस की बात, हमने ये लॉन्ग मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। अब हम देखेंगे कि एक शॉर्ट ट्रिक से, और शॉर्ट ट्रिक्स क्या अपने लॉजिकल थिंकिंग से कैसे आंसर करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि पोटेंशियल में कभी भी चार्ज का स्क्वायर नहीं आता है। ओके, तो ए एंड ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे, गलत। तो ए एंड डी ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट हो गए। अब हम देखेंगे कि हमारे बी और सी में से कौन सा करेक्ट हो सकता है। अब हमने एक चीज पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और बट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ओनली डिस्टेंस के। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे, जब इसको देखेंगे तो इसका पावर 1/2 है, तो यहाँ से हमारा ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से क्यूब बन रहा है। जब क्यूब बन रहा है तो ये करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल के फॉर्मूले में कभी भी एक पॉइंट चार्ज और रिंग के लिए कभी भी क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर और डिस्टेंस का क्यूब नहीं आता है। ओके, डाइपोल के केस में जरूर आता है जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर। ओके, पर यहाँ पे डाइपोल का केस नहीं है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, तो वो ये कॉन्सेप्ट था कि जब हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो फाइनल पॉइंट क्या हम अज्यूम कर रहे हैं, इन्फिनिटी। ओके, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, तो ये 0 पुट कर देंगे वी ऑफ एफ, तो यहाँ 0 हो जाएगा माइनस वी आई। ओके, तो वी आई ये माइनस एंड ये माइनस दोनों मिलके प्लस बना लेंगे, और एक लाइन लिखी हुई है फाइनल इज द रेफरेंस पॉइंट एंड एट रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल इज 0। ओके, तो अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 22 क्या कह रहा है। 22 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो रिवर्सिबल प्रोसेस बताना है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस आप सभी ने पढ़ा होगा कि अगर हम किसी प्रोसेस को कुछ स्टेप्स में करते हैं और उन्हीं सेम स्टेप्स में अगर हम उसको बैक डायरेक्शन में परफॉर्म कर लें तो वही रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और यहाँ पे दे रखा है ए प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय पासिंग करंट थ्रू ए रेजिस्टेंस, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओके, एंड कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ओके, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में तो हीट ट्रांसफर हो सकता है, पर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। ये करेक्ट तब होगा कि अगर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में अपने आप ही हीट ट्रांसफर होने लगे। अपने आप हीट ट्रांसफर नहीं होगा, हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स का हेल्प लेना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से हम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफर करवा सकते हैं, और यही रेफ्रिजरेटर का एक प्रोसेस भी रहता है। एंड सी ऑप्शन में हमें दे रखा है इनफाइनाइटली स्लो चेंजेस इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। ओके, तो ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। ओके, तो इनफाइनाइटली स्लो चेंजेस अगर प्रेशर एंड वॉल्यूम में हो रहे हैं वर्किंग सब्सटेंस के लिए तो हमारा ये रिवर्सिबल प्रोसेस रहता है। डी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 23। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 23 कह रहा है द मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ आर एम एंड हाउ लॉन्ग शुड वन डे बी सो दैट ए पर्सन फील्स वेटलेस ऑन द इक्वेटर। ओके, तो इन्होंने पूछा है कि एक दिन कितना बड़ा होना चाहिए कि जो पर्सन होगा उसको वेटलेसनेस फील हो।
इक्वेटर पे। ओके, तो हम देखेंगे। और एक चीज और बता रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बता रखा है जी। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एंड हमने एक डेरिवेशन पढ़ा हुआ है कि एट ए लैटिट्यूड जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो इस तरीके से चेंज होता है लैटिट्यूड के साथ। जी सफिक्स लैम्डा, लैम्डा इज ए लैटिट्यूड। ओके, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ओके, तो इक्वेटर पे लैटिट्यूड हमारा 0 रहता है। ओके, ये लैटिट्यूड एंगल होता है, तो एंगल 0 है इक्वेटर के लिए। एंड यहाँ पे वेटलेसनेस का एक कंडीशन रहेगा कि यहाँ पे जी लैम्डा और जी सफिक्स 0 होना चाहिए, क्योंकि वो वेटलेसनेस फील करेगा। ओके, तो इस वजह से ये 0 रख देंगे। जब यहाँ से इन सभी को पुट करेंगे तो ये 0, और इसके बाद हमें मिल जाएगा जी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 इज 1। तो यहाँ से हमें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा जी बाई आर। एंड हम सभी ने पढ़ा हुआ है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, यहाँ पे रख देंगे। एंड यहाँ से टी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर बाई जी। ये हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा, और ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम नंबर 23 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है। 24 में हमें 3 वेक्टर्स डिफाइन कर रखे हैं, और इसने पूछा है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। ओके, तो कोप्लेनरिटी का कंडीशन क्या होगा, और आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर then the cross product of 2 vectors and with the dot product एक के साथ 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सेम मेथड अप्लाई किया। हम सभी जानते हैं कि a डॉट b क्रॉस c 0 हो जाएगा, और उसका एक अनदर फॉर्म भी होता है। ओके, तो इस फॉर्म में अगर दिया रहेगा तो भी कोप्लेनर रहेगा, और इस फॉर्म में दिया रहेगा तो भी कोप्लेनर रहेगा। अब यहाँ पे वेक्टर्स दे रखे थे। ओके, तो अब कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट्स दे रखे होते हैं, तो पॉइंट्स के केस में हम लोग सबसे पहले वेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे, उन वेक्टर्स को कोप्लेनर करेंगे। और पॉइंट्स हमारे मिनिमम 4 पॉइंट्स दे रखे होंगे। ओके, तो 4 पॉइंट्स जब दिए रखे हों तो सबसे पहले आप उन 4 पॉइंट्स को एक प्लेन में ड्रॉ कर लीजिए, और उन पॉइंट्स को 1 बाय 1 कनेक्ट करके वेक्टर्स को ड्रॉ कर लीजिए। वेक्टर्स को ड्रॉ करने के बाद कोप्लेनरिटी का जो कंडीशन अभी हमने पढ़ा है वो लगा दीजिए। ओके, तो हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 25, एंड 25 में हमें कह रहे हैं ए स्मॉल सॉलिड स्फीयर इज ड्रॉप्ड इनटू ए विस्कस लिक्विड, इट फाइनली मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी व्हिच इज कॉल्ड। ओके, तो ये पीजीटी 2021 में भी आया हुआ था, और सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ पे मैंने वहाँ डिस्कस कर रखा है, आप जाएंगे और वहाँ से इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है। टर्मिनल वेलोसिटी इज ए यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, आफ्टर ए टाइम इनफाइनाइट। ओके, जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो हमारा जो वेलोसिटी रहेगा वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 26 इन्होंने बोला है एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पीजीटी 2021 में आया हुआ है, और 2019 से हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए आइसो एंट्रोपिक करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। जब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो डी क्यू इज 0, एंड हमने एंट्रोपी का डेफिनेशन से एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। वो फॉर्मूला था डी एस इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई टी। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग यहाँ पे डी क्यू तक 0 पुट करेंगे तो हमारा डी एस इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जब डी एस 0 है मतलब कि एंट्रोपी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। एंट्रोपी ऑफ ए प्रोसेस इज कांस्टेंट। व्हेन द एंट्रोपी ऑफ ए प्रोसेस इज कांस्टेंट देन दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, तो एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस ही कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 27। प्रॉब्लम नंबर 27 में हमें कह रहे हैं केपलर सेकंड लॉ, जो एरियल वेलोसिटी का लॉ होता है, वो रिमेन्स कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज। ओके,
तो एरियल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट रहता है, ये केपलर का सेकंड लॉ था। और इन्होंने बोला है कि ये किस के इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। इसका एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन कि कैसे हम लोग बनाते हैं। अब हमने देखा है कि जो इन्होंने बता भी रखा है केपलर सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट जो होता है वो हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी होता है, एंड डी थीटा बाई डी टी हमारा ओमेगा होता है। ओके, तो ओमेगा रहेगा, और इसको रेडियल वेलोसिटी भी कहते हैं, तो रेडियल वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ ओमेगा रख देंगे, जो सिंबल रहता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में m से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारा न्यूमरेटर में तो एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2m, एंड इट इज कांस्टेंट, क्योंकि एरियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। तो जब RHS कांस्टेंट है, LHS कांस्टेंट है, तो दोनों ही कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है 28 में कह रहे हैं एट व्हाट टेम्परेचर विल बी फ़ारेनहाइट एंड केल्विन थर्मामीटर स्केल्स गिव द सेम न्यूमेरिकल वैल्यूज। ओके, तो आप सभी ने फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस के लिए पढ़ रखा होगा कि हमारा टेम्परेचर आता है वो -40 आता है, आप सभी यही लगा के आ जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। और यहाँ पे पूछा हुआ है केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल, तो इनके लिए हमें फाइंड आउट करना है। अब एक जनरल रिलेशनशिप होता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स में, वो रिलेशनशिप यहाँ लिख रखा है। तो हमें अभी ज़रूरत किसका है, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन का। मैंने सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का भी फाइंड कर रखा है, आप देख लीजिए कितना आता है। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो है फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन टेम्परेचर है दोनों में, उसकी जगह एक टेम्परेचर T पुट कर देंगे। ओके, T पुट करने के बाद जब इनका कैलकुलेशंस करेंगे, यहाँ से 5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 5T हो जाएगा, एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 32 इज 160, तो यहाँ से 160 मिलेगा। और 160 को हम लोग जब टर्म्स को इधर उधर सफल करेंगे तो यहाँ से हमारा जो टेम्परेचर आ जाएगा वो आ जाएगा 574.25 डिग्री। ओके, तो इसको डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं एंड डिग्री केल्विन भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा कॉमन टेम्परेचर हो गया, और राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। जो ऑप्शन था वो डी में ये वैल्यू दे रखा था। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 29। प्रॉब्लम नंबर 29 में बेसिकली हमें पूछा गया है जूल थॉमसन इफेक्ट विच क्वांटिटी इज रिमेन्स कांस्टेंट। तो जूल थॉमसन इफेक्ट में आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि हमारा एंथैल्पी कांस्टेंट रहता है जूल थॉमसन इफेक्ट में, और आप सभी ये भी जानते हो कि जूल थॉमसन इफेक्ट होता क्या है, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली हम इसकी हेल्प से क्या करते हैं कि फाइंड आउट करते हैं चेंज इन द टेम्परेचर। ओके, तो ये हमारे कोई दो कंपार्टमेंट हैं, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी U है, U1 है, U2 है, एंड वॉल्यूम V1 एंड V2 है। तो एंड इसी के साथ साथ हमने एंथैल्पी भी डिफाइन कर रखा है H1 एंड H2। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा जो हीट एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ वो 0 रहेगा। जब हीट एक्सचेंज 0 रहेगा तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वर्क डन भी क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, यहाँ पे एंथैल्पी इक्वल हो जाएगा दोनों ही कंपार्टमेंट का, और यही हमारा जूल थॉमसन इफेक्ट है। और इसको साथ साथ हम बोलते हैं थ्रॉटलिंग एक्सपेरिमेंट और पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट में, इसमें पोरस प्लग यूज करते हैं, इसीलिए इसे पोरस प्लग भी बोलते हैं। और यहाँ पे जूल थॉमसन कोफिशिएंट बोल रखा है और लिख भी रखा है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। जूल थॉमसन जो एक्सपेरिमेंट होता है वो रियल गैस के लिए परफॉर्म किया जाता है। जब रियल गैस के लिए परफॉर्म करते हैं तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट का वैल्यू हमें फॉर ए रियल गैस इतना मिलता है, और फॉर आइडियल गैस जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज ऑलवेज 0। ओके, क्यों 0 होता है, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस होता है आइडियल गैस में वो 0 रहता है। तो 0 रहेगा तो हमारा
आइडियल गैस के केस में ये 0 हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर था। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी था, मैंने यहाँ लिख रखा है। ओके, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को हम लोग ओनली फॉर रियल गैस के लिए ही परफॉर्म करते हैं, और आइडियल गैस के लिए ये हमेशा 0 आता है। ओके, तो हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 30 अब क्या कह रहा है। प्रॉब्लम नंबर 30 में हमारा ये भी सेम क्वेश्चन था जो हमारा 2021 में आया था, ये मैंने डिस्कस किया हुआ था, पर एक बार फिर से देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इंटेंसिटीज का रेशियो दे रखा था और यहाँ पे पूछा था कि मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशियो बताना है। तो एक फॉर्मूला होता है आई मैक्स डिवाइड बाई आई मीन इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आई वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आई टू डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आई वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आई टू एंड होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो भी एप्रोप्रिएट न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी उनको पुट करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ये सब करने के बाद हमारा आंसर आएगा 81 रेशियो 1। ओके, तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये डी ऑप्शन में ये वैल्यू दे रखा था। ओके, तो ये आज की प्रॉब्लम हो गई हमारी 30 तक सॉल्व। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 31 से 40 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।